नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू की खबर के साथ, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल का असर साफ तौर पर जम्मू के गली गली कुचे कुचे में देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरह से जम्मू के तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और शहर के सभी वार्डों में लगे गंदगी के अंबार दिखने लगे हैं। जम्मू नगर निगम ने फिलहाल हड़ताल पर चुप्पी ही साधी है और लोगों में महामारी फैलने का डर उपजा है। और जाहिर तौर पर जब भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं तो इस तरह का जो नज़ारा शहर पे देखने को मिलता है काफ़ी निराशाजनक है। क्योंकि जगह जगह पर जो गंदगी के अंबार लगे होते हैं, क्या उसकी तरफ किसी का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। क्योंकि अगर बात करें हम जम्मू नगर निगम की, फिलहाल इस हड़ताल पर जम्मू नगर निगम चुप्पी साधे हुआ है। और शहर के तमाम वार्डों की अगर हम बात करें तो वहां पर गंदगी के बड़े बड़े अंबार लगे हैं। अब गंदगी जब हर जगह शहर में देखने को मिली है तो किस तरह से जम्मू शहर का नज़ारा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लोगों में अब इस गंदगी को देख के जो महामारी फैलने का डर है वो साफ तौर पर दिखने लगा है। और जम्मू में सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसका असर आप इन तस्वीरों में सबसे पहले देखिए कि किस तरह से सड़क हो, गली हो और तमाम वार्डों के बाहर हो तो कैसे बड़े बड़े गंदगी के जो अंबार है वो दिखने लगे हैं। अब क्यों अभी तक जम्मू नगर निगम इस पर कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, क्यों अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, हम जानेंगे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे इस हवाले से। पर जम्मू में जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है उसे लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं काफी ज्यादा निराशाजनक है। आप देखिए, जब भी कोई पर्यटक भी अगर जम्मू आएगा, कोई मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है, जम्मू घूमने के लिए आता है और इस तरह का नज़ारा जब जम्मू का देखेगा तो क्या तस्वीर वो जम्मू की साथ में लेके जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ हमारे जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, तस्वीरों में हम हमारे दर्शकों को दिखा तो रहे हैं कि किस तरह का नज़ारा आज जम्मू शहर का देखने को मिल रहा है और काफी निराशाजनक तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। इस हवाले से जानकारी दीजिएगा कि जो हड़ताल चल रही है इस पर क्या कुछ कहना है सफाई कर्मचारियों का। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है, जबकि शुरुआत सोमवार से की गई। सोमवार को एक वार्निंग के रूप में कहीं ना कहीं अपनी बात रखी गई थी। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं अभी की, अगर मैं आपको बता दूं कि 3 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए। 3 दिनों में ही पूरे शहर भर में कचरे के ढेर लग चुके हैं और पूरा शहर कचरे में होता हुआ दिख रहा है। प्रोटेस्ट हो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक लंबी सफाई कर्मचारियों की यही डिमांड थी कि जो अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुके हैं अपने जो सफाई कर्मचारियों की पैंतीसों के करीब उनकी भी करवाई जाए और दिन के हिसाब से 2% के हिसाब से सैलरी जो है कुछ कर्मचारियों की उसे भी रिलीज किया जाए। परंतु अपने वादे पे खरे न उतरने की वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को भी यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और जम्मू नगर निगम जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है, अगर इसी तरह से वो चुप्पी साधा रहा तो शहर जो है बड़े बड़े जो गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं और जो तस्वीर होगी काफी भयानक होगी। क्योंकि महामारी फैलने का डर भी लोगों में है। अब किसी तरह का कोई रिस्पांस आने की उम्मीद है? किसी ऑफिशियल से बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से गंदगी के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और लगातार और कुछ दिन अगर सफाई नहीं होती है तो जम्मू भर में बदबू भी फैलेगी, बीमारियां भी फैलेंगी। और ऐसे में हाइजीनिक रहने की जो सलाह दी जाती है सरकार की तरफ से वो किस प्रकार से फॉलो किया जाएगा। और इनकी तरफ से बात तो आगे पहुंचाई गई है, परंतु तमाम जितने भी सफाई कर्मचारी है उनका कहना है कि अभी तक उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब तक उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वो लोग अपने इस प्रदर्शन को, अपनी इस हड़ताल को खत्म नहीं करने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से जानकारी दे रही थी कि किस तरह से जो सफाई कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। और अभी ये हाल है, अगर कुछ देर और इसी तरह से जम्मू नगर निगम चुप्पी साधे रहा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल जम्मू का देखने को मिलेगा।
तो चलिए अब रुक करते हैं उधमपुर का, और उधमपुर में बात करेंगे सेर पंचायत की। तो वहां से खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो पुल का निर्माण चल रहा था वो अधर में लटका हुआ है। पिछले 3 सालों से पुल का काम बंद पड़ा हुआ है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। पुल ना होने से आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उधमपुर की सेर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पुल का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ पर आधे अधर में क्यों ये लटक गया, बीचों बीच इसे क्यों बंद कर दिया गया, जानेंगे थोड़ी देर में। हमारे संवाददाता किशोर हमें पूरी जानकारी देंगे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, कोई डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं, उनको शुरू तो किया जाता है पर उनकी जो डेडलाइन है उसके हिसाब से काम कभी नहीं होता है, डिले होता है। पर इसकी जो जवाबदेही है वो जिन जनप्रतिनिधियों की है, उनकी जिम्मेदारियों पर वहाँ के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और पुल ना होने से जो आने जाने में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, उस पे कई सवाल वहाँ के लोग उठा रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब आवाजाही में दिक्कतें होंगी, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा ही नहीं पाएंगे, पुल का जो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो किस तरह से जो है उन्हें मुश्किलें आएंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर हम आपको उधमपुर की सेर पंचायत दिखा रहे हैं, जहां पर पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है और करीबन 3 सालों से पुल का निर्माण कार्य जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो वहीं पर चलिए जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताइएगा, पुल का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ पर बीचों बीच क्यों इससे बंद कर दिया गया, क्या किसी की जवाबदेही है? प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि 3 साल पहले हमने ये खबर जगानू शेर गांव आई थी। इसमें हमने ये साफ तौर पर दिखाया था कि जो उस गांव के जो लोग थे इस नाले को आर पार कर अपनी जान को जो था जोखिम में डालकर इस नाले को आर पार करते थे। लेकिन खबर चलने के बाद इतना जरूर हुआ कि वहां पे जो काम था वो शुरू हुआ। काम आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों साइड जो थे वो पिलर खड़े गए, लेकिन जो सैलाब थी वो नहीं डाली गई। तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि 3 साल होने के बाद जब ये पुल का काम शुरू हुआ तो लोगों के चेहरों में काफी खुशी आई कि अब इस गांव के अंदर जो है वो पुल बनने जा रहा है। और वहां के जो जीते हुए नुमाइंदे डीडीसी हो या पीडीसी हो, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं वहां पे उद्घाटन किए गए कि जल्द से जल्द जो पुल है ये जल्द से जल्द बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो पुल जो है वो आधे पे लटका हुआ है। जी प्रियंका। जी, तो जाहिर तौर पर जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं, कितना वक्त हो गया है इसे, और जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कितना लोगों का काम रुकता है, लोकल्स की क्या गुहार है कि जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, उस बारे में जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी जो ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, जब हमने ये खबर दिखाई थी तब हमने ये देखा था कि बरसातों के दिनों में जो लोग थे, बच्चों की बात करूं, नौजवानों की मैं बात करूं, अगर ये पुल बनता तो जो लोग 3 से 4 हजार पॉपुलेशन को इसका जो था वो फायदा होना था। जो आज भी कहीं ना कहीं लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि सुबह दिहाड़ी मजदूर के लिए जो काम आते हैं, काम के लिए आते हैं, और साथ में ये जो लोग हैं वहां से दूध और दही का ज्यादा जो इस इलाके के अंदर काम होता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों ने खुशी लोगों के चेहरों पे आई थी। लेकिन जब हमने वहां के जो जुटे हुए नुमाइंदे हैं, नायब सरपंच से भी हमने बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ये राजनीति का ये जो पुल है ये शिकार हो रहा है। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किशोर हमें उधमपुर से जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से लोगों का आरोप है कि वो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं इसका काम अधर में ही रुका पड़ा है। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का, और जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही प्रेडिक्शन की गई थी कि बारिशों और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और डोडा में बर्फबारी की बात करें, जब से डोडा में बर्फबारी हुई है तो
प्रशासन जो है वो जरूरी इंतजाम नहीं कर पाया है और दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है क्योंकि स्नो क्लियरेंस का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी टूट गई है। कनेक्टिविटी टूट गई है तो कई इलाकों का जो जिला मुख्यालय है वहां से संपर्क टूट चुका है, जिसके चलते लोग नहीं जा पा रहे हैं, अपने काम नहीं करवा पा रहे हैं। बिजली, पानी और लकड़ी की किल्लत से भी लोग जूझ रहे हैं। अब जब सर्दियां आती हैं, बर्फबारी होती है तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी जब पड़ती है तो बिजली की भी ज़रूरत होती है क्योंकि हीटिंग इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल में लाने होते हैं सर्दी से बचने के लिए। पानी की भी ज़रूरत होती है। पानी तो खैर एक बुनियादी सुविधा है जो हर किसी को मिलना उसका हक है, पर उसके बावजूद जो डोडा की बात कर रहे हैं वहाँ पर बर्फबारी के बाद क्या कुछ सूरत हाल है, जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, बर्फबारी के बाद क्या अभी तक स्नो क्लियरेंस का काम पूरा नहीं हुआ है या बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है या इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं फरमाया जा रहा है और जो लोग हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? के इलाके के अंदर भी काफी ज्यादा ठाठ देखने को मिल रही है और कल की अगर हम बात करें तो कल भी हमने अलग अलग जगहों पे कोहरा काफी ज्यादा जमा हुआ था और हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो इलाके हैं जैसे बर्फ का इलाका है, गुलता का इलाका है या बाकी जो हिली एरियाज है हमारे, वहां पे हम देख रहे हैं कि कल भी काफी ज्यादा बर्फ पड़ी, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पे बर्फ पड़ी। और डोडा शहर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका ये मानना है कि हमारे इलाके के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिलते हैं। अगर डोडा फोन की आप बात करोगे तो डोडा अनशेड्यूल्ड पावर कट से लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और लोगों से जब बातचीत करते हैं ये भी पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होते हैं वो अक्सर पूरी फैसिलिटी देते हैं। जो टाइम है यानी कि 10 से 4 बजे तक खुला रहना चाहिए। जो भी दिक्कत है उसको जल्द से जल्द हर वहीं पर बिजली, पानी और लकड़ी की हम बात कर रहे हैं जिसकी किल्लत लोगों को हो रही है। हालांकि जम्मू हो या कश्मीर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की बहुत कंप्लेन है कि लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो कितनी देर बिजली वहां पर आती है, कितने अनशेड्यूल्ड कट्स लगते हैं और क्या कुछ परेशानी पानी और लकड़ी के हवाले से है? तो प्रियंका आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपने यहाँ पे बिजली की जाती है और आपको बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो है चनाब खिते के आती हैं और चनाब खिते के लोगों को ही सोचना पड़ता है बिजली को लेके। हाल में आपने बर्फ के इलाके से आए थे, उनने जो है डीसी ऑफिस के बाहर या पीडीडी डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर प्रोटेस्ट किया था और ये बताया था कि यहाँ से बिजली तैयार होकर बाहर जाती है और हम ही लोग इसके लिए तरस रहे हैं। वहीं पे पानी की बात आपने की तो जिस तरह से कोहरा जमता है पाइप्स के अंदर, तो ये भी बताया गया कि पाइप के अंदर जो कोहरा जमता है उसके बाद जो है हमें पानी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी होगी। जिस तरह से अक्सर आप देखते हैं कि जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो हमारे जो हिली एरियाज है वो जो है कट जाते हैं, रास्ता उनको जो है बंद हो जाता है। उसके बाद जो है लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा किस तरह से 4 पाई पे पेशेंट को डोडा लाना पड़ता है। तो ये चीजें मद्देनजर रखनी होगी। जहाँ पे हम डिजिटल की बात कर रहे हैं वो जमीनी सतह पे बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो वसीम जिस तरह से डोडा से जानकारी दे रहे थे कि लोगों को बिजली, पानी को लेकर कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और साथ ही बर्फबारी के बाद जो ज़रूरी इंतज़ाम है वो प्रशासन जो है वो नहीं कर पाया है। तो चलिए अब डोडा के बाद रुक करेंगे रामबन का। और रामबन की अगर हम बात करें तो जल शक्ति विभाग की शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं वहां के लोग। विभाग 9 सालों में भी वाटर सप्लाई स्कीम का काम पूरा नहीं कर पाया है और 2014 में सरोंडा ठठारका में परियोजना जो शुरू की गई थी उसका काम मुकम्मल ना होने से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो जहां पर हम विकास की बात करते हैं, बड़े बड़े
दावे करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जो आज के बुलेटिन में भी हमने आपको बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है और कहीं पर जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो 9 सालों से भी पूरी नहीं हो पाई है, जिससे लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आपको बताते चले कि 2014 में सरोंडा ठठार का इलाका जो है वहां पर परियोजना जो शुरू की गई थी उसका काम अभी तक मुकम्मल ना होने के कारण लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो रामबन में जल शक्ति विभाग की शक्ति पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उस हवाले से जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से वहां के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और पानी जो एक बुनियादी सुविधा है, हर किसी का हक है, वो भी अगर नहीं पहुंचेगी तो किस तरह से लोग जिंदगी व्यतीत करेंगे शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और 2014 से लेकर आज तक कितने साल हो चुके हैं और अभी तक इस परियोजना को शुरू नहीं किया गया है। तो कहीं पर बर्फबारी के दौरान कहीं पर बिजली की किल्लत है, कहीं पर पानी की किल्लत है। तो चलिए जानेंगे रामबन का क्या कुछ सूरत हाल है। रामबन से हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा कि 2014 में जो परियोजना शुरू की गई थी उसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, लोगों को कितनी परेशानी है, क्या किसी की जवाबदेही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जो विजुअल्स पे प्ले हो रहा है ये सरोंडा ठठार का जो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है। अगर पीएचई डिवीजन गोल्ड की बात करें तो उसके जुरिसडिक्शन में तामीर किया जा रहा है। हालांकि वहां के लोगों की अगर माने तो उनका ये मानना है कि साल 2014 में काम शुरू किया गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि जिस शख्स ने वहां पे जमीन डोनेट की थी, ये कहा गया था कि आपको रोजगार भी दिया जाएगा और जो गांव के रिहायशी उन्हें कहा गया था कि जनाब आपको तो पानी मिलेगा। लेकिन 8 साल का अरसा गुजर गया, अभी तक ये काम मुकम्मल हुआ नहीं। काम मुकम्मल नहीं हुआ, सवाल एक। लेकिन दूसरी बात इस पे ये भी है कि अभी तक वो लोग भी नौकरी के मुंतजिर है जिन्होंने अपनी जमीन दी थी, लगभग 2 कनाल के इर्द गिर्द, जो इन्होंने बताया है आसपास लगभग 2 कनाल जमीन डोनेट की है कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल हुआ नहीं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जनाब 8 साल से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जिन लोगों को कहा गया था जमीन दीजिए बदले में आपको नौकरी मिलेगी, वो भी मिली नहीं। लेकिन जो गांव वालों से वादा किया था कि जनाब पानी आपको मिलेगा, लेकिन वो पानी भी नहीं मिल रहा है। और बिलाखिर लोग इंतजामिया से अपील कर रहे हैं, पीएचई जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसके आला ऑफिसर से अपील करें कि जनाब आप इस काम को जल्द मुकम्मल कीजिएगा ताकि हमें पीने का पानी मिल सके। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन जब हम इस 2014 के काम पर नजर दौड़ाए तो जाहिर सी बात है ये चीज तो साफ बयां हो जाती है कि ये वही काम है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी जो पहले के आपके काम है जो पेंडिंग में है उनको आप कर नहीं रहे। जल जीवन मिशन आपने शुरू कर लिया है, लेकिन जो पीछे वाले काम है उनका होगा क्या। हमने इस बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से बात की तो उन्होंने ये बताया कि जनाब ये एक प्रोजेक्ट हमारे पास था, इसका कुछ काम हुआ, कुछ रह गया, और जो बाकी का काम था उसके लिए हमने टेंडरिंग का सिलसिला चलाया था, लेकिन कोई ठेकेदार आया नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर आया नहीं, टेंडर नोटिफिकेशन निकले लेकिन टेंडर से लगाए नहीं, जिस वजह से काम हमारा 8 साल से इसी तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि जल जीवन मिशन 1 में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त टेंडरिंग के प्रोसेस में ये था तो 2 तरफ से रिफ्लेक्शन होती, इस वजह से इसको जल जीवन 1 में नहीं डाला जा सकता। अब डिपार्टमेंट का यही मानना है इस काम को हम आगे बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, लोगों को फायदा भी देंगे, लेकिन जल जीवन मिशन 2 में इसको हमने इंक्लूड करना है जिस वजह से काम आगे चल सके। क्योंकि इसके जो रेट्स है 2014 में टेंडर हुआ, डीपीआर इसके 2012 में बनी है, तो रेट 10 साल बाद अगर हम देखें तो जरूर उनमें कहीं ना कहीं फर्क आता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर 8 साल तक आपके पास टेंडर होता नहीं तो वो लोग 8 साल से मुंतजिर थे कि पानी मिलेगा जनाब, और जिन लोगों ने जमीन दी थी वो इस चीज के मुंतजिर थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी। ना नौकरियां मिली, ना पानी मिला, ना काम कंप्लीट हुआ, और अब इंतजार जल जीवन मिशन 1 का भी गया। जल जीवन मिशन 2 कब शुरू होता है तब इसका काम चलेगा, और फिलहाल इंतजार करना होगा सरोंडा ठठार का जो सब डिवीजन गूल के लोग हैं उन्हें कि जल जीवन मिशन 2 में आपकी स्कीम को इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल आप और इंतजार कीजिएगा, डिपार्टमेंट के पास अगर से रेट्स है
2012 के हैं, 2022 में अगर उन पर काम करेंगे तो कोई भी ठेकेदार चाहेगा नहीं। तो कुल मिलाकर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि जनाब काम को किया जाएगा, लेकिन काम कब किया जाएगा, जब जल जीवन मिशन 2 शुरू होगा। और फिलहाल सरोंडा के लोगों को इंतजार करने की बात हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से रामबन से जानकारी दे रहे थे नदीम कि वहां के लोगों को पानी को लेकर कितनी परेशानियां हो रही हैं। और 2014 में सरोंडा ठठार का इलाका है जहां पर ये परियोजना शुरू की गई थी, जिसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने मनरेगा योजना के दिहाड़ीदारों को बायोमेट्रिक हाजिरी से छूट देने की मांग के संबंध में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को डंसाल के तहसीलदार के जरिए एक ज्ञापन भेजा है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रधान अनिल शर्मा ने सरकार से इन दिहाड़ीदारों को कम से कम 3 साल बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने में छूट देने की जरूरत पर बल दिया है। और उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में भी संबंधित तहसीलदारों के जरिए कुछ और ज्ञापन उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे। ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और हमारी अपील है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि जम्मू कश्मीर को बिलखसूसन रियायत दी जाए। एमजी नरेगा स्कीम में 2 टाइम हाजिरी लगाने के लिए रियायत दी जाए, कम से कम 3 साल के लिए रियायत दी जाए। उसके बाद जब नेटवर्किंग प्रॉब्लम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप करें, लेकिन कम से कम 3 साल हमें जो है वो रियायत दी जाए। ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कहना है। और आगे आने वाले दिनों में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से मेमोरेंडम हर एक तहसील हेडक्वार्टर पे जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग मेमोरेंडम तहसीलदार कंसर्न तहसीलदारों के थ्रू जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे ये मेमोरेंडम, ताकि ये स्कीम जो है वो आगे चल सके। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस 2 वक्त की जो है उसको बंद किया जाए, उस ऑर्डर को जो है वो रिवोक किया जाए, ताकि लोगों के गाँव के अंदर जो गरीब गुरबे लोग हैं देहाती एरिया में उनके काम काज जो है वो हो सके। और जो गरीब हमारा दिहाड़ी लगाने वाला है 227 रुपए में भी वो दिहाड़ी लगवाता है, जो शुक्र है भगवान का कि वो राजी हो जाता है 227 रुपए में दिहाड़ी लगाने के लिए। उस गरीब का भी भला हो। कुशली कौन दी है? जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन ने सरकार से उनके लिए वजूद में लाई गई पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने की मांग की है। और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रधान तनवीर हाजी ने बताया कि पीएमओ और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें राहत देने के लिए उनके लिए साल 2020 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन आज तक 3 साल बीतने के बावजूद वो पॉलिसी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुई। और हाजी ने इस पॉलिसी को फास्ट ट्रैक स्तर पर लागू करने की जरूरत पर बल दिया ताकि खिदमत सेंटर चलाने वालों का भविष्य सुरक्षित हो सके। यहाँ पे जो आज हम आए हैं, हम आज कोई प्रोटेस्ट के हिसाब से नहीं आए हैं, क्योंकि हम बहुत प्रोटेस्ट कर चुके हैं। 2009 से लेकर 2020 तक हम प्रोटेस्ट पे ही थे। उसके बाद 2020 में हमारे तो साया रिलीफ मिला, क्योंकि पीएमओ से भी ऑर्डर आया और उसके बाद एलजी साहब की तरफ से भी ऑर्डर आया कि वी हैव फ्रेम्ड द पॉलिसी फॉर खिदमत सेंटर्स। उसके बाद अब तक 3 साल होने को हो रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी जो उन्होंने निकाली थी वो इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड लेवल नहीं हो रही है। कहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो पॉलिसी अगर एश्योर भी किया गया था, क्यों वो पॉलिसी इंप्लीमेंट पूरी तरह नहीं हो पा रही है। हमारे लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र साहब से और प्लस एलजी साहब से कि प्लीज जो आप ही ने हमसे वादा किया था उस चीज को इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड लेवल और फास्ट ट्रैक पे कराए, सो दैट कि हमारा जो मुस्तकबल है वो सिक्योर हो जाए। प्रशासन ने लोगों को अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन करवाने का आदेश दिया है और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने जल्दी अपने किराएदारों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिश्ना के लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है और लोगों के मुताबिक प्रशासन के इस कदम से आपराधिक मामलों में कमी आएगी। और इसके अलावा लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। लेबरर हो चाहे कोई भी किराएदार हो, उसको उसकी वेरिफिकेशन जो है वो करवानी चाहिए और ये निहायत ही ज़रूरी है। और ये आम नागरिक का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो किसी को अपने घर में किराएदार रख रहा है और यहाँ आसपास कोई उसको किराए पे कोई अपना घर दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको उनकी वेरिफिकेशन ज़रूर करानी चाहिए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कि चोरियाँ जो हैं वो खास करके बिश्नाह जो है वो लाइमलाइट में रहा है चोरियों की वजह से। तो ये एक और यहाँ पे
फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, वहाँ अक्सर क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अगर आप वेरिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन अगर उनकी होती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिश्नाह टाउन में जो है वो कौन आ रहा है और कौन जहाँ से जा रहा है। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी, आए दिन यहाँ पे रेडियाँ फड़ियाँ जो है उसकी भरमार लगी हुई है। यूपी से लोग जहाँ पर इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि आप उनको आप पहचान ही नहीं सकते। और मुझे लगता है कि आधा यहाँ पर जो है वो हमारे यूपी के जो भाई बहन जो है वो यहाँ रह रहे हैं। तो अगर इनकी वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि वहां से कौन आदमी जो है वो सही तरीके यहाँ पर रह रहा है, कौन वहां क्राइम करके आया, कौन नहीं आया, और किसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर होने के बाद किसी के अगर बारे में कोई ऐसी चीज पता चलती है तो वो पुलिस के नोटिस में भी आ जाएगी। देखो, लोगों को ये अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और जो भी लोग या बाहर रियासतों से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं रखें, हिंदुस्तानी हैं वो रखें, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन को है, क्योंकि उनका बैक रिकॉर्ड क्या है, वो कैसे क्रिमिनल हैं या क्या कुछ भी हो रहा है। आज से पिछले 5 साल चले जाएं तो बिश्नाह के अंदर या कोई जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ चोरियां नहीं होती थी। आज जगह जगह चोरियां हो रही हैं। बिश्नाह में तो हद हो गई है। बाहर कोई कस्टमर आता है या कोई भी आदमी आता है, अपनी स्कूटी खड़ी करता है, 5 मिनट में गायब हो जाती है। लोगों के घरों में डाके बढ़ रहे हैं, लोगों का कीमती सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ बाहर से आए हुए लोग ही कर रहे हैं, यहाँ का लोकल कोई नहीं है। और इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जिन्होंने भी अपने यहाँ पे झुग्गियाँ लगाई हुई हैं या किसी तरह का भी जो उनको पास किराएदार है, उसकी वेरिफिकेशन जो है पुलिस थाना में करवाएं। उससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कौन लोग रह रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे हैं। शरीफ लोग हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद हैं। अगर ये उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो आपके लिए भी नुकसानदायक है, दुनिया के लिए भी, पब्लिक के लिए भी नुकसानदायक है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।